बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी रीडर मुक़द्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 4 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा और ये नावल आप पढ़ कैसे पाएंगे। ओके, तो नावल नेम है कल्बे सर इस कलम। उर्दू नावल्स आर चीफ एमी राइट्स। उससे पहले अगर आप चैनल एपिसोड्स आपको पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना। बाकी आप सबको वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल पे आपको कुछ काफ़ी धमाकेदार मिले और आज के एपिसोड तो उफ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और यार कमेंट करके बताया करो कि आपको नॉवल लग कैसा रहा है ताकि मुझे थोड़ा और मज़ा आए पढ़ने में, आपको और अच्छे से एक्सप्रेस करके बताऊँ। ओके, तो नावल ये है, इसकी कैटेगरी को पहले देख लेते हैं। नावल रिवेंज बेस्ड है, राइट बेस्ड है, और एज डिफरेंस बेस्ड है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है, जो कि हम सबको काफ़ी अच्छी लगती है। और उसके साथ साथ ये कॉमेडी बेस्ड तो है ही है। इसमें रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं यार, लव, फिर इसमें वन साइडेड लव भी है जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दुख वाला होता है मेरे लिए तो पता नहीं क्यों है भाई, रोना सा आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोक रकावट के, बिना किसी देरी के आज के एपिसोड को देखते हैं कि क्या क्या धमाके होने वाले हैं। ऐसे दीदे फाड़ के क्या देख रही हो, बैठ जाओ एक कोने में खामोशी से। भी जान ने इसे खुद को तकते पर देखकर मसनू दूसरे का जी ईमान इनकी इस तरह कहने पर शर्मिंदा होती साइड पर पड़े सिंगल सोफे पर बैठती थी, जबकि बीजान इसके बिल्कुल सामने पड़े दीवान पर फैल कर बैठ गई थी। ईमान को सख्त नजरों से देखने लगे। तो क्या नाम है तुम्हारा लड़की? जी ईमान अहमद जमाल। तो ईमान बीबी अब फरफर तोते की तरह बगैर रुके बगैर झूठ बोले खुद पर सारी दास्तान सुनाओ। और एक बात याद रखना, झूठ नहीं, सिर्फ सच, हर्फ ब हर्फ सच। बेजान ने सख्त अंदाज अपनाते हुए ईमान से कहा। इनकी आंखों में सख्ती देखकर एक पल को ईमान की रूह तक कांप गई थी। फिर खुद को मजबूत करते बोलना शुरू हुई। जी की वो मेरे बाबा का नाम जमाल अहमद है। वो एक बाप दादा नहीं पूछा, अपना शजरा मत बनाओ, सुनाओ। ओके, खुद रात की आप बीती बताओ। वो भी अपना मुकम्मल तारीफ देती कि बेजान ने उसे रोक दिया था। जी वो मैं जब कॉलेज में थी तो इसी तरह ईमान ने कॉलेज से लेकर अब तक खुद पर बीती सारी दास्तान बीजान को सुना डाली। आखिर में अपने घर वालों के खुद के लिए कहे अल्फाज दोहराती इसकी हिचकी बंदी थी और वह बेसाता होकर रो दी थी। बेजान को इससे वो लड़की बहुत बेबस सी लगी थी। उनका दिल चाहा कि अपनी इस प्यारी सी लड़की को अपने सीने से लगा ले, जो मुकम्मल तौर पर अपनी दादी की शक्ल लेकर इस दुनिया में आई थी। बेजान को इसे देखकर अपनी जवानी याद आ गई थी। ईमान के रोने में शिद्दत आते देखकर इनका दिल और कमजोर पड़ा। उठकर इसके करीब और इसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार डाला, इसे अपने सीने से लगा गई। ईमान ने यकदम अपनी झोली में फेंक के हाथों से नजरें हटाकर बीजान को देखा, जिनकी नजरों में अब सख्ती की जगह आंसू थे। ईमान खुद को एक सहारा मिलता देखकर मजीद बिखर गई। रात का जमा किया हुआ गुब्बार इसने बीजान के सीने से लगकर रोने की सूरत निकाला था। बीजान ने भी इसे माँ की माने खुद में समेट लिया और शिद्दत से इसका सर चूमा। जब मुकम्मल तौर पर ईमान का दिल हल्का हुआ तो इसने अपना सर बीजान के गोद से उठाकर इनका चेहरा देखा और अचानक से उठ बैठी। आई एम सॉरी, वो मैं कोई बात नहीं, लेकिन वादा करो मुझसे आज के बाद ऐसे नहीं रहोगे। बेजान के इस कदर शीरी लहजे से ईमान की आंखें फिर से नम हुई। क्या वाकई से इस दुनिया में कोई अपना सा मिल गया था, जो कुछ देर पहले कठोर दिल लिए हुए थी अब इसके लिए नम पड़ गई थी। वो बस सोच कर रह गई। आहा, क्या कहा? अभी मैंने रोना नहीं है। अब बेजान ने अपनी हथेली से ईमान के गाल पर बहते आंसू पूछे। चलो मेरे साथ कुछ दिखाना है तुम्हें। बेजान ने इसे बाजू से पकड़कर जल्दी से खड़ा किया। वो इसकी इनकी इस कदर तेज पर बौखला गई। वो मुश्किल उठते ही हुए खुद को संभाला। जी कहाँ? ईमान ने हैरत से इन बुजुर्ग को देखा था। ये जीजी क्या लगा रखा है? बीजान कहो मुझे जैसे बाकी सब कहते हैं और चलो मेरे साथ बताती हूँ। बीजान नहायत अपनाइए से कहा था। एक पल को ईमान को वो खास अपनी लगी थी। जी फिर से जी? ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੀ ਕੱਢ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, आई समझ च? ਇਹ ਵਾਰ एक बार दी गल नहीं समझ आती। हर बार थोड़ी देर बाद जी बीजान हकीकत ईमान के बार बार जी कहने पर तंग आ रही थी। जी बीजान अब नहीं कहूँगी। ईमान ने इनसे फिर से बदलते तेवर देखकर फौरन से अपने लफ्ज़ की दुरुस्ती बीजान अपने साइड टेबल के दराज से अब एक पुरानी चाबी निकाल कर कमरे के सामने छोटे से दरवाजे की तरफ बढ़ी, जो लॉक था। चाबी लगा के दरवाज़ा खोला गया और वो अंदर दाखिल हो गई। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बीजान के पकाने पर बाहर मुंजबित खड़ी माँ ने इनके पीछे कदम बढ़ाए, साथ ही बीजान ने कमरे की सारी बत्तियां जला दी। कमरे में फैलती रोशनी के साथ ईमान की आंखें भी फैल गई थी। कमरे के चारों तरफ बड़ी-बड़ी तस्वीरें दीवारों पर नज़र थी, मगर सबसे हैरानी की बात ये थी कि इन तस्वीरों में जमाल अहमद और आसिया भी थे। बाबा, माँ, ईमान के मुँह से बेसाख्ता दो अल्फाज अदा हुए, जबकि बेजान भी साकर खड़ी
आँखों में आँसू लिए सामने लगी दीवार पर बड़ी सी तस्वीर को देख रही थी, जिसमें सामने रखे सोफे पर वो खुद और साथ इनके अहमद साहब जो इनके शौहर मरहूम थे बैठे थे। जबकि इनके पीछे 2 जवान होबरू लड़के खड़े थे, जिनको पहचानना ईमान के लिए मुश्किल ना था। एक को वो अभी नीचे देख कर आई थी, जबकि दूसरा फर्द इसका बाप था। ज़मीन के दरमियान खड़ी लड़की को ईमान पहचान ना पाई थी। ये सब ईमान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, अल्फाज़ जैसे मुँह में ही दम तोड़ रहे थे। हाँ, ये मेरा ख़ानदान है, मैं अहमद साहब और मेरी सारी औलाद। इनके अल्फाज़ जैसे ईमान के सर पर बम बन के फूटे थे। औलाद? क्या कहा? अपनी औलाद? बाबा आप दादी हैं मेरी। ईमान को अपनी आवाज़ किसी गहराई से आती महसूस हुई। हाँ, कमाल और जमाल दोनों मेरे बेटे हैं और ये मेरी बेटी फ़राह है। बीजान ने हाथ में पकड़ी छड़ी से सामने लगी तस्वीर की तरफ इशारा किया, जिसमें से एक हसीन लड़की का पुरकशिश चेहरा मुस्कुराता दिखाई दे रहा था। मगर ये सब हमें नहीं मालूम, बाबा ने कभी ज़िक्र नहीं किया, मामा ने भी नहीं बताया। ईमान के ज़हन में अचानक से ढेरों सवाल उठे थे। इनका हमसे कोई वास्ता नहीं है। उसने भी इसीलिए नहीं बताया होगा। आखिर बताता भी क्या? उसके पास अपनी औलाद को बताने को है ही क्या? जमाल साहब के ज़िक्र पर बीजान का चेहरा हद दर्जा ज़ब्त से सूख पड़ा था। दाँत पीस कर ऐसे कहा जैसे दाँतों तले वहीं हो। लेकिन बीजान, कोई वजह तो होगी, आखिर हम सब दूर क्यों हो गए आपसे? बहुत बड़ी वजह थी, बहुत बड़ी, तुम सुन नहीं पाओगी। बीजान ने बेतासर चेहरा लिए ईमान को देखा। एक पल को ईमान उनके चेहरे को देखकर ठटकी थी, फिर बोली, मुझे जानना है, ऐसा क्या है जो हमें नहीं मालूम? प्लीज़ मुझे बताएं बीजान। माँ ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, ठीक है तो सुनो, मगर अपने दिल को मजबूत कर लो। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, रोना नहीं आप। जी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आप बताएं। फिर सोच लो, वो सर उठाकर कभी जी नहीं पाओगे। इनके अल्फाज पर ईमान का दिल जोरों से धड़का। आखिर ऐसा भी क्या था इसमें जानने का? मजीद तो जसूस रहा। आप बताएं, मैं जी लूंगी सर उठा के। ईमान की जोश में आती बात सुनकर बीजान मुस्कुराई थी। कैसे जी लोगी? आज तक मैं नहीं सर उठा पाई, तुम कैसे उठा लोगी? उन्होंने एक सर्द आह भरी। क्या नहीं था इस आँख में? दर्द, मायूसी, अफसोस, गुस्सा। सामने लगी बड़ी सी उस पुरानी तस्वीर को देखते हुए बीजान माजी की यादों में खोसी गई थी। अहमद साहब 2 भाई थे, एक वो और एक उनसे छोटा भाई सुल्तान। अहमद साहब के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा जमाल, फिर कमाल और सबसे आखिर में छोटी बेटी फरा। जबकि सुल्तान साहब की सिर्फ 2 जुड़वा बेटियां थीं, आसिया और सोफिया। सुल्तान साहब की बीवी बच्चियों की पैदाइश पर ही रज़ा इलाही से जहान फ़ानी से कूच कर गई थी। उनकी दोनों बेटियों को सईदा खानम बीजान ने माँ बनकर पाला था। वो दोनों इनके अपने बेटों से छोटी थी, जबकि फ़राह की हमउम्र थी। फ़राह की पैदाइश भी आसिया और सोफिया के कुछ अरसा पहले ही हुई थी, इसलिए सईदा खानम ने इन तीनों के एक साथ पाला था। कभी इनमें सौतेलेपन का फ़र्क ना किया था। वक्त गुजरता गया और सब बच्चे देखते देखते उम्र बालिग को जा पहुंचे। सुल्तान साहब कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज से लड़ रहे थे, इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी बच्चियों का फर्ज अदा करना चाहते थे। तभी अहमद साहब ने उनसे वादा किया कि वो इनकी बेटियां अपने पास ही रखेंगे और जमाल और कमाल दोनों के साथ ब्याह देंगे। घर की बच्चियां घर में ही रह जाएंगी। इस बात पर बिजान को भी कोई एतराज़ ना था। इसी तरह सुल्तान साहब की बिगड़ती हालत देखकर जमाल साहब की मंगनी सोफिया बेगम से कर दी गई थी। तब उनकी उम्र 18 साल थी, जबकि सोफिया बेगम 16 साल की थी। और कमाल साहब की मंगनी आसिया से कर दी थी, जिसकी उम्र में साल का ही फ़र्क था। आसिया बेगम 16 साल की थी, जबकि कमाल साहब 17 वर्ष के थे। बड़ों की रजामंदी से रिश्ता तय कर दिया गया था और चंद ही दिनों में सुल्तान साहब सुकून की आखिरी सांस लेते इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। वक्त के साथ साथ बच्चे मजीद जवान और निखरने लगे, मगर एक राज जमाल साहब और आसिया के दरमियान गर्दिश का रहा था। वो था मोहब्बत का राज। वो दोनों कच्ची उम्रों में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर मंगनी के वक्त बोल ना पाए थे। जवानी का खून सर चढ़ कर जोश में आ रहा था। अभी भी वो कोई ऐसी तरतीब लगाना चाहते थे कि सोफिया की मंगनी टूट जाए इनसे और वो आसिया को अपना ले, मगर ये करना हद दर्जा नामुमकिन था। तभी आसिया और जमाल साहब ने एक साजिशी प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत वो एक दूसरे को हासिल कर सकते थे। दोनों इस पर रजामंद हो गए। आसिया और सोफिया एक ही कमरे में सोती थी, मगर आसिया ने तबीयत खराबी का नाटक करते हुए बीजान के साथ सोने का फैसला किया। उस रात सोफिया कमरे में अकेली थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जमाल अहमद इनके कमरे में दाखिल हुए। कौन है वहाँ? मैं हूँ जमाल। जमाल आप? इतनी रात को गरजते बरसते मौसम में वो जो सोफिया पहले ही डर रही थी, ऊपर से किसी की मौजूदगी कमरे में महसूस करके मजीद घबरा गई। लेकिन जमाल, अभी तो बहुत रात हो गई है, आप जाएं यहाँ से, कल कल बात करेंगे। सोफिया बेगम को उनसे खौफ महसूस हुआ। जमाल हबासे से हंसता हुआ बोला, ए परेशान क्यों हो रही हो? मांगो तो मेरी, आ सकता हूँ मैं। सोफिया इनके इस अंदाज से घबरा गई। अभी जाएं आप, कल बात करेंगे ना? अरे जानम, कल बात करने को कुछ होगा ही नहीं तो बात कैसी? जमाल वापस मुड़ता झट से कमरे की कुंडी लगा गया। आपने कमरे की कुंडी क्यों लगा दी? खोलें इसे, फिर बात करते हैं। सोफिया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो ऊंची आवाज में बोली, आवाज नीची, आवाज ना आई जरा भी। जमाल ने उसकी बढ़ती आवाज देखकर गुस्से से जबड़े को जकड़ा और मजीद करीब करते हुए बोला, पता है क्या, तुझमें वो बात नहीं जो आसिया में। खुद देख, खुद को और आसिया को, ज़मीन आसमां का फ़र्क है तुझमें और तेरी इस बहन में। मुझे वो पसंद है, इसलिए मैं तुझसे शादी कभी नहीं करूँगा, सोचना भी बात। तो जाकर कह दे सबसे कि तुझे मुझसे शादी नहीं करनी, नहीं करती तू मुझे पसंद, मुझे छोड़।
सोफ़िया उनको आसिया के लिए मोहब्बत के इज़हार पर बिफर गई और एक झटके से उसका हाथ अपने चेहरे से झटका और अपने पीछे एक धक्का दे दिया। "तेरी इतनी हिम्मत मेरा हाथ झटका समझती क्या खुद को, हाँ?" जमाल उसके इस अंदाज़ पर आपे से बाहर हो गया और मुकम्मल जारिया से सोफ़िया को बिस्तर पर बैठा। "अब देख तू खुद को बहुत बड़ा समझती है ना, तेरी अकड़ ठिकाने लगाता हूँ। सब खुद ही बोलेंगे कि तू किसी से शादी के लायक नहीं है।" जमाल ने अपनी पैंट की बेल्ट निकाली और करतूर उछाली और शर्ट के बटन खोलता सोफिया के ऊपर झुका। नहीं नहीं जमाल, ये ना करना, तुम अल्लाह का वास्ता ये ना करो, मैं जीते जी मर जाऊंगी, ये गुनाह है जमाल। सोफिया बेगम की आहो पकार कर जरा बराबर भी असर उस दरिंदे पर ना हुआ था। पास पड़े दुपट्टे को सोफिया के मुंह में ठूंसा ताकि आवाज कमरे से बाहर ना जा सके। उस पर झुकता चला गया। वो अपना मतलब पूरा कहते 1 घंटे बाद खुद ही पीछे हट गया। सोफिया बेगम की हालत अब ऐसी थी कि जैसे कोई साकिन वजूद हो। बिखरे बाल, जगह जगह से फटे कपड़े और जिस्म पर भरभरेरियत के निशान जो इनकी रूह तक को चीर गए थे। जमाल एक फतह भरी तंजिया नजर इन पर डालते हुए कमरे से निकलता चल गया। सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले ही जान की आदत थी कि वह सब बच्चियों को तहज्जुद के लिए उठाती थी। आज भी मामूल के मुताबिक किसी नीयत से आई थी। जैसे ही सोफिया के कमरे का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर बेसाख्ता उनके मुंह से चीख निकली, हाय मेरी अल्लाह! मेरी बच्ची। सोफ़िया, इनमें इतनी हिम्मत ना थी कि आगे बढ़कर उनकी हालत का बगौर जायज़ा लेती, वो वहीं ढह गई थी। अहमद साहब और कमाल इनकी आवाज़ सुनकर दौड़े थे, मगर सामने का मंज़र देखकर कमाल साहब फ़ौरन उसे कमरे से बाहर निकले थे। अहमद चुप से आगे बढ़कर पास पड़ा कंबल सोफ़िया के साकन वजूद पर डाला, जो हौले-हौले लर्ज़ रहा था, और उसके करीब ही वहीं फ़र्श पर बैठते चले गए थे। मेरी बच्ची। उनके मुँह से हल्की-सी आवाज़ निकली, जिसे खुद उन्होंने बड़ी मुश्किल से सुना था। चीहो-पुकार की आवाज़ से फ़राह और आसिया भी वहीं आ गई थी और सामने का मंज़र देखकर फ़राह का वजूद सुन्न हो गया था, जबकि आसिया के चेहरे पर एक पुरस्रार चमक आई थी। "तुम तो अपना वादा पूरा किया, जमाल तो साबित हुआ, तुम्हें हकीकतन मुझसे मोहब्बत है।" आसिया अपनी मक्कार हंसी पर काबू पाते हुए भरपूर अदाकारी करने लगी। "हाय मेरी बहन, क्या हुआ इसे? ताईजान बोले ना कुछ, क्या हुआ इसे? इसकी ये हालत किसने की?" वो ड्रामेबाज़ औरत सोफ़िया के सहाने बैठी बहन करने लगी, जबकि कमरे से बाहर खड़ा वजूद अपनी ही सोच में गर्क था। जब दिन को जमाल वापस आया तो उसने सोफिया की हालत देखकर साफ इनकार कर दिया, शादी से और मंगनी भी तोड़ दी। "मैं किसी गलीज लड़की से शादी नहीं कर सकता, न जाने किसके साथ रातें मना कर आई है और अब नाटक कर रही है। बस वो तो मैं ये मंगनी तोड़ता हूँ।" इतना कहते ही जमाल ने अपनी रिंग उतारकर फर्श पर बुरी कुव्वत से दे मारी थी। प्लान के मुताबिक आसिया और जमाल ने छुप छुपा कर कोर्ट मैरिज कर लिया और दोनों हाथ में हाथ डाले घर आ गए। "ये क्या है?" हमारे सामने गुस्से से दहाड़ते दोनों को देखा। "हम शादी कर चुके हैं बाबा। आसिया मुझे पसंद करती है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। सोफिया से मंगनी मैंने आपके कहने पर की, अब मज़ीद मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी इस हालत में तो अब शायद इसे कोई पसंद भी ना करे। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम रात कहाँ थे? कल रात कहाँ थे?" पीछे से आती कमाल की आवाज़ पर साहब ने चौंक कर सालिया नज़रों से इसे देखा। मैं तुम्हें बता कर गया था कि मैं अपने दोस्त की इयादत करने जा रहा हूँ। हादसा हो गया था इसके साथ, और जब तुमने मुझे बताया तो 1:30 बज रहे थे, ऐसा ही था ना?" कमाल साहब से सर तासर देकर जमाल की बत्ती गुल हुई थी। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। दीन बाबा सामने आए। कमाल के पीछे से दीन बाबा को खड़े देखकर जमाल समझ गया था कि क्या होने वाला था। "बताएं दीन बाबा, जमाल कब घर से बाहर गया?" "जी वो छोटे साहब, अल्लाह का कसम जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा।" जमाल साहब पूरे 2:20 पर घर से निकले जी। "और घर में कोई आया था क्या?" "नहीं जी, कोई नहीं आया था।" कमाल के सवाल पर दीन बाबा ने अदबी अंदाज में जवाब दिया। ठीक है, आप जाएं दीन बाबा।" कमाल साहब ने इन्हें वापस भेजते कहर बरसाती नजरों से जमाल की तरफ बढ़े। "अब बताओ, इस दरमियान 1 घंटे में तुम कहाँ थे?" "क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का?" "हाँ, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो।" जमाल अपनी चोरी पकड़े जाने पर उल्टा भड़क गए थे। "अच्छा, इल्जाम, चलो देख लेते हैं। फराज, जाओ सोफिया को लेकर आओ।" सोफिया के नाम पर आसिया और जमाल दोनों की हवाएं उड़ी, जबकि अहमद साहब और बीजान दोनों साकत खड़े मामले को जांच रहे थे। थोड़ी देर बाद सोफिया साहब के सामने आ खड़ी हुई, उजड़ी हालत, झुकी नजरें और गम में झलता जिस्म। एक पल को आसिया को अपनी बहन की हालत देखकर तरस आया। कहाँ वो सुलझी सी तैयार सजी संवरी रहती थी, और अब मगर साथ ही इसने अपने नर्म ख्यालात को झटकर अपने अंदर मौजूद नर्म गोशे पर मिट्टी डालते मौजूदा हालत पर गौर करने लगी। कमाल चलता हुआ सोफिया के पास गया, बहुत एहतराम से इनका हाथ पकड़ा। "सोफिया, बताएं, हिम्मत करें, आपके साथ ये सब किसने किया?" "मैं आपके साथ हूँ अब्बा, आपके साथ हैं, बोले ना।" सोफिया ने हल्के से लब खुले और बोलना शुरू किया। बस चंद लफ्ज ही इनके मुंह से दावे बीजान जमाल ने मेरे साथ, और वो फूट-फूट कर रो दी, जबकि अहमद साहब ने आगे बढ़ के जमाल को गिरबान से पकड़कर मारना शुरू कर दिया। "गलीज़, नापाक, बेगैरत इंसान, काश तुम मेरा बेटा ना होता। और तुम्हें ज़रा शर्म ना आई अपनी बहन का घर बर्बाद करते हो बीजान?" आसिया और जमाल की कोर्ट मैरिज से सारी कहानी समझ चुकी थी कि आगे बढ़कर उन्होंने आसिया के मुंह पर थप्पड़ों की बौछार काट डाली। अहमद साहब ने दोनों को धक्के देकर घर से निकलवा दिया और जायदाद से भी आग कर दिया था। अहमद साहब ये अजियत बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने अपने भाई से वादा किया था कि वो बच्चियों की हिफाजत करेंगे, और वह नाकाम रहे, और यही गम इनको खा गया। और जो बाहर के भेड़ियों से अपनी भतीजियों को बचाते फिर रहे थे, इन्हें अपने घर से ही मात मिली थी। इनका अपना बेटा ही सबसे बड़ा भेड़िया निकला था।
ये सब सोचते हुए इन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा था। मरने से पहले उन्होंने सोफिया और कमाल की शादी कर दी और खुद इस दुनिया से रुखसत हो गए। बेजान माजी से हाल में लौटी तो ईमान को इसने देखा जो किसी मुजस्मे की मानद बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। हिम्मत करो यही सच है, कबूल करो हकीकत को। बेजान ईमान को अपने बाजों के हजार मिले। शायद सोफिया तुमसे रवैया अच्छा ना देखे, मगर तुम दिल पर मत लेना मेरी बच्ची, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बेजान, इस शख्स को अपना बाप कहने का मेरा दिल नहीं मान रहा। कोई इतना सफाक कैसे हो सकता? मुझे शर्म आ रही है। मेरा खून इतना गलीज कैसे हो सकता है? ईमान ने टूटे हुए खौसे लहजे में रोते हुए कहा, नहीं नहीं, ये नहीं कहना। तुम मेरा हूँ, तुम में मेरा खून है, तुम में सुल्तान का खून है, अहमद का खून है। हमारा खून गंदा नहीं मेरी बच्ची। वो दो शख्स गंदे थे जिन्हें हम इस खानदान से निकाल चुके हैं। बीजान ने इसे दोनों बाजुओं से जकड़ कर सख्ती से समझाना चाहा, मगर बीजान कहा ना, बस चलो आप वापस कमरे में। आज तक सोफिया और कमाल को मैंने इस कमरे में नहीं आने दिया। वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं नहीं चाहती माजी की तल्ख यादें इनके सामने आई। बीजान इसे ज़बरदस्ती थाम कर कमरे से बाहर ले आई और कमरे को लॉक करके चाबियां वापस रख दी। तो क्या मुझे देखकर इनका माजी नहीं ताज़ा हुआ होगा? ईमान के इस कदर तहल बात पर बीजान ने जब से आंखें बंद की। आहर को वो भी सच कह रही थी। ये ऐसी हकीकत है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता था। क्या मुझे अपने रूबरू देखकर इनके सहम ताज़ा नहीं हुए होंगे? मैं इन तस्वीरों से बड़ी अज़ियत हूँ इनके लिए। बेजान, ईमान ने जब से आंखें बंद करते हुए कहा, ऐसा नहीं है, तुम इतना मत सोचो। बेजान ने इसे अपने साथ लगाया और तसल्ली दी। बेजान, मुझे जाने दे प्लीज़, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं इन्हें मज़ीद अज़ियत नहीं देना चाहती। सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, मुझे जाने दे बीजान प्लीज़। वो रोते इनके कदमों में बैठ गई। नहीं मान, यहाँ से जाने का सोचना भी मत। बीजान इसे कंधों से थाम कर अपने मुकाबिल करते हुए शिद्दत से झंझोड़ डाला। वो इसे एहसास दिलाना चाहती थी कि इसका ना चाहना बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि तुम दर बदर की ठोकरें खाओ मेरा बच्चा। मैं नहीं चाहती कि मकाफात अमल तुम पर लूटे। वो शख्स ऐसे तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा। मुझे हर हाल में तुम्हें इससे बचाना है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि जमाल का किया तुम भुगतो मेरी बच्ची। तुम बहुत मासूम हो मेरी जान। भी जान इसे प्यार से गले लगाती अपने हथछात से आगाह कर रही थी। ईमान, मेरा बच्चा, मेरी एक बात मानोगी? विजहान ने अचानक संजीदा होते हुए ईमान को खुद से दूर किया और अपने बराबर बेड पर बिठाया। ईमान ने कीमत इन दोनों के हाथ थामे। जी विजान, आप हुक्म करें तो मेरी उम्र से निकाह कर लो। विजान की बातें पर ईमान साखित हुई। चंद लम्हे की गहरी सोच के बाद बोली, कौन? तुम उमर को नहीं जानती? विजान ने हैरानी से इसे देखा जिसके चेहरे से वाजिया था, नहीं मैं नहीं जानती। ईमान ने झिझकते हुए धीमी आवाज में कहा, अरे मेरा पोता, मेरा हीरा जो तुम्हें यहाँ लाया है, मैं इसी की बात कर रही हूँ। विजान अब वाकई ही हैरान थी। तो क्या इन दोनों के बीच पूरे रास्ते इतनी भी बात नहीं हुई कि एक दूसरे का नाम ही जान लेते? इसे याद नहीं, वो सोच कर ही रह गई थी। ओह अच्छा, मैं भूल गई थी इनका नाम। हाँ तो फिर बताओ, मानोगी ना मेरी बात, करोगी ना मेरे बेटे से शादी? मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो, तुम्हें सहारा मिल जाएगा, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा बेटा। मगर भी जान, वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। मैं जमाल अहमद की बेटी हूँ, वो शख्स जिससे इन्हें सबसे ज्यादा नफरत होगी पूरी दुनिया में। मैं इसकी बेटी हूँ, वो मानेगा अपनी बेजान की बात को? कभी नहीं डाला इसने। तुम मेरे बेटे को नहीं जानती, वो कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता। अभी ईमान बात मुकम्मल करती कि बेजान ने से टोक दिया। इतना भरोसा था इन्हें अपने पोते पर। कुछ देर गहरी खामोशी के बाद वो जी कहती खामोशी से नजरें झुका गई थी। इसने बहुत सोचा, फिर भी जान को अपने पोते के पर मान देकर खुद ही इनके आसरे पर छोड़ गई। इसके अलावा इसके पास कोई और चारा भी तो ना था। तो मैं हाँ समझू। बीजान को ईमान का ये अंदाज बहुत पसंद आया था। इन्हें किसी भी तरह से नहीं लगा था कि वो एक बाहर से पड़ी मॉडर्न लड़की है। इस मासूम शफाफ चेहरे को देखने बाद कोई भी इसका शुदाई हो सकता था। इसके अंदाज बहुत सलीकामंद और बाहया था। जी, जैसा आपको ठीक लगे बीजान। इसने नहायत एहतराम से अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले बीजान के हवाले किए थे। ईमान के जवाब पर बीजान रूह तक पुरसकून हो गई। ईमान का माथा प्यार से चूमते हुए वो उठे और दीवार पर लगा इंटरकॉम उठाया। गुल, उमर को भेजो मेरे कमरे में। पहली बार बीजान के मुंह से उमर का नाम सुनकर ईमान के दिल की धड़कन महसूस अंदाज में बढ़ी। एक अजीब सा नया एहसास उसे महसूस हुआ था। इस कैफियत से वो बेखबर थी, ऐसा इसे पहले कभी ना लगा था। एक मीठा सा दर्द इसे अपने पेट में महसूस हुआ। या रोमानवी ज़ुबान में ये कहा जाए कि इसके पेट में तितलियां फड़फड़ाईं तो गलत ना होगा। एक पुरकशिश चेहरा इसकी आंखों के सामने घूमा। ईमान का चेहरा इसके तसव्वुर से ही गुलनार हुआ था। उमर जी, आपको बीजान अपने कमरे में बुला रही हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठे लोग सब लोग जो अपनी अपनी जगह पर साकिन थे, गुल की आवाज़ पर दोबारा हरकत में आए। नाश्ता तो जैसे सबको भूल ही गया था। सब अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को भी भूले बैठे थे और बस बीजान के हुक्म के इंतज़ार में थे। उमर ने सवालिया नज़रों से गुल को देखा। जी, जी कह रही हैं कि जल्दी मेरे कमरे में आएँ। अब ये तुम्हें क्यों बुला रही हैं? सोफ़िया बेगम मज़ीद बेचैनी से बोली। जाने दो बेगम, पता चल जाएगा, तुम जाओ बेटा। माँ साहब ने अपनी बीवी को टोकते हुए उमर को जाने का कहा, जो अपने बुलावे पर खुद हैरत ज़दा था। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं आ जाऊँ बीजान? उमर ने दरवाज़ा हल्का सा खोलते इजाज़त मांगी। हाँ हाँ, मेरा आओ मेरा बच्चा। बीजान को इतने खुशगवार अंदाज में बोलते देखा वो हैरान हुआ। वो तो सब कुछ और ही सोचे समझ बैठे थे, और यहाँ क्या चाह रहा था? वो हैरान और परेशान सा चलता हुआ सामने सोफे पर बैठ गया।
ईमान इसके बिल्कुल सामने बैठ के कोने पर बैठी नजरें झुकाकर हाथों की उंगलियां चढ़ाने में मसरूफ थी। उमर ने एक सरसरी सी नज़र इस पर डाली और बीजान की तरफ मुतवज्जा हुआ। उमर, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे यकीन है तुम मेरी बात को रद्द नहीं करोगे। बीजान के लहजे में इल्तिजा थी जिसे सुनते हुए वो मज़ीद बेचैन हुआ। बीजान, आप हुक्म करें, मैंने पहले कभी आपकी बात टाली है? उमर ने एक नज़र घबराई हुई ईमान पर डालते हुए बीजान को देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और इसका निकाह कर दिया जाए। मैं चाहती हूँ मेरी पोती हमेशा मेरे पास रहे। बीजान ने अपने बगल में दुबकी बैठी ईमान की तरफ इशारा किया। बीजान के अल्फाज से यह पिघला हुआ शीशा जो उमर के कानों में भरकर ढेला गया था, एक पल का इसका सर किसी बोझ तले दबता शदीद भारी हुआ। फिर खुद को संभालते हुए बोला, बीजान। उमर की इस अंदाज में सवाल था, शिकवा था, इल्तिजा थी, अफसोस था, क्या नहीं था? ईमान ने अपनी झुकी पलकें उठाकर उमर को देखा। इसकी आंखों में अपने लिए हकारत देख ईमान की आंखों में नमी उतरी। क्या ये सारी जिंदगी इसे इसी नफरत का सामना करना था? क्या यही इसका नसीब था? वो अफसोस कर ही रह गई। इस वक्त वो सब बर्दाश्त करने को तैयार थी। इसके लिए सबसे अहम साथ दौरानी नामी बला से जान बचाना था और इसके लिए यही बेहतर था जो होने जा रहा था। ईमान ने दिल में अहद किया कि वो अपनी जगह बहुत जल्द सबके दिलों में बना लेगी। शायद वो ये बात भूल बैठी थी कि इसके अमाल और रवैये से आगे इस घर वालों के लिए इसका जमाल अहमद की औलाद होना अहम था। हाँ उमर, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा की तरह इस बार भी अपने इम्तिहान पर पूरा उतरो और अपनी भी जान का साथ न चुकने दो। जो किसी से वादा कर बैठी है कि इसे हमेशा हिफाजत जरूर मिलेगी और वो हिफाजत तुम दोगे। बीजान की आंखों में पहली दफ़ा इल्तिजा देकर उमर शदीद अफसरदा हुआ। वक्त और तकदीर ने इसे कहाँ ला खड़ा कर दिया था। एक तरफ इसकी माँ थी तो दूसरी तरफ इसकी जान से अजीज़ बीजान, जिनके एक इशारे पर वो जान देने को तैयार था। लेकिन इस बार उन्होंने जान से बढ़कर कुछ मांग लिया था। उमर ने जब से आंखें बांध की, चंद लम्हे खुद को पुरसकून करते वो गोया हुआ। और माँ, इनका क्या? इनको कौन समझाएगा? उमर ने भरपूर नजर से ईमान को देखा जबकि वो सर झुकाए बैठी थी, मगर उमर के साथ नज़रों की तपश खुद पर पड़ती से बाज़ा महसूस हो रही थी। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा मानना ज़रूरी है। मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा खासे? घर में मेरा हुक्म कोई नहीं टाल सकता, बस तुम्हारी रजामंदी चाहिए। बीजान के साथ जवाब पर उमर ने गहरी सांस ली और जब्त करते हुए बोला, मैं कतई खुश नहीं हूँ बीजान। आप मेरा निकाह मेरी माँ के गुनहगारों की औलाद से कर रही हैं जिसे बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। मैं इसे एक पल भी अपने सामने नहीं देख सकता। सारी ज़िंदगी अपने साथ रखना तो बहुत दूर की बात है, मगर आपके हुक्म पर जान भी कुर्बान। उमर के लिए अपने लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर ईमान ने शिद्दत से आंखें मीच ली। एक आंसू पलकों की बहार तोड़ता जब्त के बावजूद रुखसार पे बह निकला। अभी तो इसे ऐसे बहुत सारे खुरदरे अल्फाज का सामना करना था, ये तो बस आगाज था। मत भूलो कि इसे तुम ही यहाँ लाए हो। बीजान ने उमर के इस कदर नफरत भरे अल्फाज पर इसे सर लहजे में कहा, और मुझे यकीन है जल्द तुम मेरे इस फैसले पर मुझे दुआ दोगे। बीजान ने अब की बार अपने पोते को प्यार से देखा। वो अच्छे से जानती थी कि वो कैसे सब बर्दाश्त कर रहा था। उमर ने खामोशी से नज़रें झुका ली। हमेशा खुश रहो। बीजान अपनी जगह से उठी और उमर का सर चूम लिया। इस दौरान उमर ने गुस्से और ज़ब्त से सुर्ख होती आंखों से ईमान को देखा जो आंखों में नमी लिए से ही देख रही थी। ईमान की आंखों में एकदम आंसू भर आए जो वो बड़ी महारत से लंबी सांस खेलते पीछे को धकेल गई थी। हमेशा खुश रहो। बीजान ईमान के दोनों गाल प्यार से चूमे। उमर वो कमरे से निकलने लगा कि बीजान से पीछे से आवाज़ थी। इसने मुड़कर बीजान को देखा। ये कभी मत भूलना, मैंने तुम्हें ईमान अहमद को सौंपा है, ना कि ईमान जमाल अहमद को। ये फ़र्क हमेशा याद रखना। अपने अल्फाज से वो इसे अच्छे से बावर करवा चुकी थी कि वो ईमान को दिल में कबूल कर चुके हैं और ढके छुपे अल्फाज में इसे तनबिया बेकार की थी कि कभी भी इसे जमाल का ताना ना दे या इस बात का बदला ईमान से न ले जो इसके बाप ने इसकी माँ के साथ किया था। विजान की बात पर जहाँ ईमान की आंखें भर आई वहीं उमर इस बात में साथ हिलाता लंबे ढक बता कमरे से निकल गया। तुम भी आओ मेरे साथ। विजान ने ईमान को साथ लिया और खुद भी वापस हाल में चली आई जहाँ सब पहले ही इनके इंतजार में थे। हाल में बैठे तमाम अफराद इन तीनों को आते देखकर चौके हुए। उमर के तेवर देखकर सूफिया बेगम का दिल जोरों से धड़का था। आखिर ऐसा क्या फैसला जो इसका चेहरा जब से सुर पड़ रहा है? कुमार साहब ने उमर को देखते दिल में सोचा जिसका चेहरा सुर्ख सुपाट ताकि शिद्दत से जब से लाल पड़ रही थी। मैं सईदा खानम इस घर की बड़ी हूँ। अपने शोहर के मरने के बाद इस घर की अंदरूनी और बैरूनी तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभा चुकी हूँ और इस घर का हर फर्द मेरे हुक्म का पाबंद है। मैं तुम सबकी बड़ी बुजुर्ग हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं करेगा। कुछ हक मैं भी रखती हूँ तुम सब पर। विजान ने अपने असली जलाल में डाइनिंग टेबल पर बैठे तमाम अफराद को मुखातिब किया। जब भी घर का कोई बड़ा फैसला लिया जाता था इसी अंदाज में विजान किया करती थी जिस पर सब खुशी खुशी सर झुकाते थे। जी विजान, आपके फैसले पर हमारी जान भी कुर्बान। कुमार साहब ने आगे बढ़कर एक इकदम से विजान के दाएं हाथ की पूंछ पर बोसा लिया। तो फैसला ये तय पाया कि कल बरोज़ जुम्मा शाम को ईमान और उमर का निकाह और रुखसती दोनों होगी। मुझे यकीन है कि कोई भी इस फैसले पर एतराज़ नहीं करेगा जबकि दुल्हा और दुल्हन दोनों मेरे फैसले पर राजी हैं। बीजान, कुमार साहब ने सदमे और हैरत से माँ को देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा बीजान, आप इस कल की आई लड़की की खातिर मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। सोफिया बेगम ने दुख और अफसोस से इन्हें देखा। मैं सिर्फ इस बच्चे की इज्जत बचा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही किसी के साथ।
और बीजान के हुक्म पर किसी की भी चलनी थी, जबकि ईमान हनूस सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़ी अपने लब कुचल रही थी। जी बीजान, सोफिया बेगम ने इनकी बात पर सर झुका दिया। अनम बेटा, तुम कल जाकर एक शादी का जोड़ा ले आना बच्ची के लिए और ज़रूरत का सारा सामान। जी बीजान। अनम जो कि इस घर की बड़ी बहू थी, सारे इंतजामात वही संभालती थी। इस वक्त ईमान को बाकी सब घर वालों की तरह कड़े तेवरों से घूर कर देखती बोली, और हानि तुम इसे अपना कोई ड्रेस दे दो, दुपट्टे वाला, सुबह से स्लीपिंग ड्रेस में है। बीजान ने अमन का बेगौर जायजा लेते हुए कहा, जो खुले सिल्की बाल, धोदिया शफाफ चेहरे और स्लीपिंग पजामा में खड़ी थी, जो इसे गेस्ट रूम के कबर्ड में पड़ा मिला था। इस घर में आज तक किसी औरत के सर से दुपट्टा नहीं उतरा। जब तुम्हारे कपड़े आ जाएं तो मुझे तुम्हारे ये बाल ना दिखाई दे। बीजान ने सर तासली ईमान को कहा। इनके अंदाज से ईमान को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि इन्हें ये सब पसंद नहीं है। जबकि इसकी नज़र सब घर वाल पर उठी तो वहाँ मौजूद तमाम औरतों में से किसी के एक के भी बाल हकीकतन नजर नहीं आ रहे थे। जबकि बीजान के दुपट्टे वाली बात पर उमर की आंखों के सामने संजान ऑलिव कलर में बलबूस लड़की का अक्स बेसाख्ता तौर पर दौड़ा, जिसका इसने अभी तक चेहरा ना देखा था, मगर इसे सोचकर ही वो बेसाख्ता बेचैन हो जाता था। उमर ने इस वक्त इस बात पर गौर ना किया, क्योंकि अभी वो जिन हालात में था इसे अपना दमाम वैसे ही सुन होता महसूस हो रहा था। इसकी मां ने इसे शिकवा के ना नजरों से दे आंखों में आंसू लिए देख रही थी, जिस पर उमर बेबस सा शर्मसार हो रहा था। इसे अपने दिल पर बोझ पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। सबको इस कदर फर्माबरदारी करते देखकर ईमान को हैरत हुई थी। वो तो कुछ और ही सोच रही थी, मगर यहाँ तो कुछ और ही जा रहा था। इसे ये मंजर किसी मुगलिया शाही खानदान की फिल्म से कम ना लगा, जिसमें हर फर्द बड़ी से बड़ी बात पर बादशाह के सामने सर तस्लीमे हार कर जाता। कमाल, तुम नौका वहाँ का इंतजाम करो और अपनी बेगम को लेकर मेरे कमरे में आओ। बात करनी है मुझे तुम दोनों से भी। जान हुक्म सादा करती दोबारा से अपने कमरे को चल दी। वक्त पर लगा के उठता ईमान को तकदीर के इसके सामने ला खड़ा कर चुका था। एक रात गुजरते पता भी ना चुका चला था। सफ़ेद शरारे में जिस पर गोल्डन तिले का काम हुआ था, हल्के से मेकअप में सजी संवरी वो दुल्हन के रूप में हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। भी जान इसके करीब आई, इसके बलाएं ली और इसे अच्छे नसीब की दुआ देती चलेगी। इनके अलावा इस घर का कोई फर्द ना था जो एक बार भी दुआ तो दूर इस पर एक आम नज़र तक डालता। सब इसे ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे वो घर में पड़ी कोई फालतू चीज़। तो हानि ने इसे तैयार तो किया था, मगर एक लफ्ज़ भी कहे बगैर खामोशी से अपना काम करती चलेंगी। अनम भी इसे जोड़ा पकड़ाती, खुद को जिम्मेदारी के बोझ से आज़ाद करती पतली गली से निकली। ये कैसी शादी है? क्या मेरे नसीब में ये सब लिखा है? क्या मुझे अब कोई मुखलिस रिश्ता नहीं मिलेगा? क्या असल गुनहगार मैं हूँ, या मुझे सादरानी का प्रपोजल कबूल कर लेना चाहिए था? क्या वो ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपने सजे धजे रूप को देखती खुद से ही सवाल पर सवाल किए जा रही थी, जिनमें से एक का भी जवाब इसके पास ना था। ऐसा तो कभी ना सोचा था। माजी की यादें इसके सामने लहरा गई थी। बाबा, मैं बता रहा हूँ, अपनी इस लाडो रानी को संभाले, पिट जाएगी ये मेरे हाथों। अली तेज कदम चलता हुआ जमाल साहब के पास आया था और सामने जमाल साहब से लिपटी ईमान की तरफ इशारा किया था। क्यों भाई, क्या हो गया? जमाल साहब, जो कुछ देर पहले ईमान को कहकर लगाते हुए उसे लिपटते देख समझ बैठे थे कि घर में कोई इसके हत्थे चढ़ गया है, अब चेहरे पर मसनूई हैरानी सजाए पूछ रही थी, जबकि ईमान इनके बाद से लिपटी अली को नाक मुंह चढ़ा रही थी। आपकी इस लाते में नई ब्रांडेड शर्ट्स बगैर मुझसे पूछे एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पहनी है, जबकि मैंने तो अभी गौर से देखी तक नहीं थी। बात के आखिर में अली ने बेबसी का इजहार किया और जमात साहब का जोरदार कहका पूरे हाल में गूंजा था। हंसते हुए उन्होंने अपनी बेटी को देखा, फिर गोया, भाई मेरी तरफ से तुम्हें खुली इजाजत है, तुम्हारे बाप का पैसा जो मर्जी करो। आखिर में दोनों बाप बेटी हंस दिए, जबकि अली मुंह खोले इन दोनों को देख कर रह गया। ये गलत बात है बाबा, आप हमेशा इसको फेवर देते हैं, मैं भी तो बेटा हूँ आपका। अरे भाई नाराज ना हो, तू भी ले लेना और कपड़े, मगर मेरी बेटी को कोई भी इनकार ना करे। सुन लो सारे जमात सामने हाल में बैठे तमाम नफूस से कहा, कुछ अरसा ही तो मैं इसके नाज उठा पाऊंगा, फिर इसकी शादी हो जाएगी, अपने घर की हो जाएगी, तो कौन होगा जिसके नाज उठाऊंगा? जमात साहब ने ईमान को देखकर नम लहजे में बोले। बात क्या है में इनके अल्फाज टूटे। बाबा, बाप की आंखों में आंसू देखकर ईमान ने इन्हें शिद्दत से गले लगाए। जी बाबा के जान, जमात साहब इसके सर पर प्यार दिया था। ईमान की नज़र जब अपने भाई पर पड़ी तो वो भी आंसू से भरी आंखों से इसे देखता मुस्कुरा रहा था। ओए, आप भी रो रहे हैं क्या? क्या यार, एक तो आप लोग मुझे इतना लेकर इमोशनल मत हुआ करें, ओवर क्यों हो जाते हैं आप लोग? ईमान ने मुंह बिगाड़ कर शिकवा किया। बदले में जमात साहब बोले, कुछ नहीं, बस शफकत भरा हाथ बेटी के सर पर रख दिया। इतना प्यार ना दे बाबा, ये ना हो कि कल को मुझे से ही अनजान हो जाए, फिर मैं क्या करूंगी? माँ ने प्यार से बाप को देखा। ऐसा कभी नहीं होगा, बाप हो तुम्हारा, दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर अपनी बेटी से दूर नहीं हो सकता। भला कोई बाप ही अपनी बेटी से गाफिल रह सकता है? जमाल साहब ने ईमान की बात पर संजीदा चेहरा लिए से देखते कहा, आसिया, इस नहुसत को इस घर से निकालो। मैं इसका वजूद अपने पाकीज़ा घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इस खानदान में आज के बाद किसी का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। एक आंसू का कतरा पलकों की फाड़ तोड़ता गालों से फिसला था, जिसे माँ ने बेदर्दी से हाथ की पूछ से साफ कर डाला। माजी की तकलीफ था यादों को परे धकेलती वो जड़ से उठ खड़ी हुई। तकलीफ इतनी थी कि इसे अपना दिल में शदीद दर्द महसूस हुआ। होंठों को बीच कर इसने अपनी उमड़ी सिसकी रोके थे।
दरवाज़े पर दस्तक हुई तो फ़ौरन इसने खुद को सँभाला, आपको नीचे बुला रहे हैं सब, आइए, गुलसादा से अंदाज़ में कहती दरवाज़े के बीचों-बीच इसे साथ ले जाने के लिए खड़ी हो गई। चलो, ईमान एक गहरा साँस लेती इसके साथ चल दी। ईमान की भीगी आँखों को गुल ने भी महसूस किया मगर बोली कुछ ना। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? तैयार हो जाओ, सब रेडी हैं। अनम ने कमरे में दाखिल होते हुए खिड़की के पार देखते उमर को डाँट लगाई। जवाब देने पर भी ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले टस से मस न हुआ। उमर, अनम ने फिर से मुखातिब किया। जी आ रहा हूँ, आप चलें। वह गहरा सांस लेता गर्दन मोड़कर जवाब दे चुका था पर मुड़ा न था। अनम को इसकी हालत देखकर मायूसी हुई। वह खामोशी से एक नज़र इसे तकती कमरे से बाहर निकल गई। संजीदा तो वह शुरू से था मगर आज इसके चेहरे पर अजीब सर्द सी खामोशी थी। सर्द आंखें जो हर वक्त चमका करती थीं आज अपने बेबस होने की चीख-चीख कर गवाही दे रही थी। क्या एक मर्द भी कभी बेबस हो सकता है? हाँ, मर्द भी बेबस होता है अपने प्यारे, जान से अजीज रिश्तों के सामने। अच्छा खासा मर्द भी मजबूर हो जाता है मगर माशरे का अलमिया ये है, ऐसे मर्द कम पाए जाते हैं जो रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखें और इन्हें अपनी अना पर फोकिया देते इनकी खुशी और फैसले का एहतराम करें। कुछ देर ऐसे खड़ा रहने के बाद वो चलता हुआ बेड तक आया और अनम का हलाया जोड़ा बेड से उठाकर वाली वॉशरूम में घुस गया और दहाड़ से दरवाज़ा बंद करते दिल का सारा गवार इसी पे निकाला जहाँ आज इसका मिजाज मुकम्मल तौर पर उसकी शख्सियत से मनफी था। वो बहुत ही पुरसकून और तहम्मुल मिजाज इंसान था। गुस्सा इसे वैसे भी आता था मगर आज वो गुस्से और ज़ब्त की आखिरी हद को छू रहा था। होता भी कैसे ना, आज वो खुद को हद दर्जा बेबस महसूस कर रहा था। अपनी माँ की मुजरम के बेटी से निकाह हो रहा था इसका। खुशी-खुशी उसके साथ घर बसाने की तलकीन की जा रही थी जो उसके लिए ज़हर खाने से ज़्यादा मुश्किल था। बालों को ब्लो ड्राई करता, एक नज़र खुद को शीशे में देखता, लंबे-लंबे टाक भरता कमरे से निकलता चला गया। बहू, मौलवी साहब आ चुके हैं। उमर कहाँ है? बुलाओ इसे। बीजान ने सोफिया बेगम को तकते कहा, जिससे उस चेहरा लिए पूरी महफिल में सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई थी। आ गए भाई, लकी की आवाज़ पर सबने मुड़कर सीढ़ियों से उतरते उमर को देखा जो अपनी असली शानदार चलता इसी तरफ आ रहा था। माशाल्लाह, सोफिया बेगम ने अपने बेटे के सादा से रूप को देखकर कहा जो सफ़ेद शलवार कमीज में बला का हैंडसम पुरकशिश लग रहा था। वो शलवार कमीज सिर्फ त्योहारों पर ही पहना करता था मगर जब भी पहनता इस पर खूब जचती थी। सुर्ख पड़ती सफ़ेद रंगत, मोटी सियाह चीरम आंखें जिन पर घनी लंबी पलकों की बाढ़ थी, फुर्सत से तराशे गए होंठ पर कमल पुरकशिश क्लीन शेव चेहरा, चौड़ा सीना, प्रॉपर फिगर जो कसरत से जम लगाने के बाद इसकी फिजिक को किसी हैंडसम मॉडल से मिला रहा था। सोफिया मुस्कुराती हुई उस तक आई थी। दोनों हाथों से बेटे का चेहरा पकड़कर माथे पर बोसा दिया। उमर को खुद से नजरें मिलाते ना देख उन्होंने मुखातिब किया। उमर, शर्मिंदगी से माँ के सामने इसकी नजरें तक न उठी थी। जी माँ, इसने पलकें उठाए बगैर कहा। सोफिया बेगम को बेचैनी हुई तो उन्होंने प्यार से इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा और अपने चेहरे के मुकाबले ऊपर उठा गई। हमेशा खुश रहो, अल्लाह मेरे बच्चे के नसीब में हर खुशी लेकर। सोफिया बेगम दिल से मुस्कुराती उसे दुआ देगी। आमीन। आप खुश हो? उमर ने सवालिया नजरों से माँ को मुस्कुराते देख पूछा। तुम भी खुश हो? तुम भी खुश रहो हमेशा। सोफिया बेगम ने मुश्किल अपना आप संभाला था मगर वो भूल गई थी मुकाबिल भी उमर था। वो तो लोगों के चेहरे पढ़ने में माहिर था। तो ये तो इसकी माँ थी, वो माँ जिसने इसे 9 माह अपने पेट में रखा। वो माँ जो सारी सारी रात जागती ताकि वह सुकून की नींद सो सके। वो माँ जिसका इसके मुस्तकबिल को संवारने में सबसे बड़ा हाथ है। आज जब इस माँ को इंसाफ दिलाने का वक्त था तो इनकी इसी औलाद को दुश्मन की बेटी की हिफाजत पर ममूर किया जा रहा था। इसने इस नराब की कैफियत में इन्हें देखा। अरे खामोशी से आगे बढ़ गया। मैं सदके जाऊँ अपने हीरे पर। भी जान ने भी शफकत भरे हाथ इसके सर पर रखे। माँ साहब ने बेटे की खामोशी बखूबी महसूस की थी और एक तसल्ली बख्श हाथ उमर के कंधे पर रखा। अल्लाह मेरे बेटे को बहुत सारी खुशियाँ दे। उमर को गले लगाते एक माँ साहब ने दुआ दी। बाप के प्यार पर उमर के तने तंगूश कंधे ढीले पड़े थे। सामने सोफे पर नजरें झुकाए बैठी माँ अपनी हालत पर आंसू तक न बहा सकी थी जिसको भी जान के अलावा और किसी ने मुखातिब तक न किया था। ये हल्का सा शफकत भरा हाथ माँ साहब ने घर का बड़ा होने के नाते रस्म दुनिया रखा था। उसे अपना आप सिर्फ एक बोझ महसूस हो रहा था। बैठो। सोफे पर बैठी ईमान के साथ वाली खाली जगह पर कमाल साहब ने बेटे को बैठने का इशारा किया। वो चलता हुआ उसके साथ बैठ गया मगर एक सरसरी नज़र तक इस पर न डाली थी जो चंद पल में अपनी पूरी ज़िंदगी इसके नाम करने वाली थी। उसके साथ बैठने का एहसास ईमान के दिल में लर्जिश हुई थी। इसे अपनी सांसें बोझल होती महसूस हुई। इसकी मर्दाना खुशबू ने ईमान के असाबों को मुअत्तल किया था। जी मौलवी साहब ने कहा, शुरू करें। वहाँ सामने बैठे मौलवी साहब को पकारा। बिस्मिल्लाह। जी ईमान अहमद वल जमाल अहमद, क्या आपको ये निकाह उमर अहमद कमाल वल कमाल अहमद के साथ बमा 5 लाख हक में है दिल से कबूल है? मौलवी साहब के कहे गए अल्फाज ईमान के हाथ पर सुनकर दिए थे। दिल हलक में धड़कता महसूस हुआ। पास बैठी सोफिया बेगम ने उसके जिस्म में लर्जिश देखते हुए उसे जवाब न देते पाकर हल्का सा कंधे पर हाथ रखकर सहारा दिया था। कबूल है? ईमान ने अटकते बमुश्किल कहा। बराबर में बैठे उमर ने जब से उसके अल्फाज पर ज़ोर से आंखें बंद की थी। दिल ने चाहा कि अब इस लड़की का गला दबा दे जो ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी पर मसलत होने जा रही थी। 3 दफ़ा ईमान ने तस्दीक के बाद मौलवी साहब अब उमर से मुखातिब हुए थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है?
जी, कबूल है। बगैर किसी झिझक के इसने सर्द आवाज़ में जवाब दिया। उसकी आवाज़ में इस कदर सख्त-पानी महसूस करते सोफ़िया बेगम की जान भी हवा हुई थी, जबकि सब घरवालों ने सहमते हुए उमर के तेवर देखे थे, जिसकी स्याह आँखों में मारे ज़ब्त के सुर दौड़े साफ दिखाई दे रहे थे। सबको अच्छे से मालूम था कि अब ये गुबार किस पर निकलेगा। निकाह के तमाम फ़राइज़ के बाद दुआ हुई और सबने उमर को गले लगाते मुबारकबाद के साथ दुआएँ दी थी। बीजान ने भी ढेर दुआएँ इस नए जोड़े को दी थी। भाई एक पिक्चर प्लीज़। हानिया जल्दी से मोबाइल निकालते सामने खड़ी हो गई। उमर ने हफ़्ते से उसे देखा था। भाई प्लीज़ ना। आने के कहने पर वो जो वहाँ से निकलने लगा था खामोशी से वापस सोफ़े पर बैठ गया। लेकिन भाभी का घूंघट तो उठाए ना, भाभी ऐसे कैसे तस्वीर लूँ? हानि जिसे बीजान ने मुकम्मल ट्रेनिंग देकर भेजा था, अपनी ड्यूटी इस वक़्त बखूबी निभा रही थी। उमर ने सर नज़रों से अपनी बहन को घूर कर देखा। प्लीज़ ना भाई। हानि के शदीद असरार पर इसने अपना रूह बाएँ जानिब मोड़ा, बगैर कोई मुकम्मल निकाह डाले ने घूंघट उठाता जड़ से वापस सीधा हो गया, जबकि मुकाबिल का चेहरा मारे हया के शिद्दत से सुर पड़ा। घूंघट की आड़ से निकलता वो हसीन चेहरा देख सामने बेसाख्ता माशाल्लाह का, वो जो पहले ही बिला की खूबसूरत थी, इस पर आज निकाह का रूप चढ़ा तो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लगने लगी। एक मिनट सोफिया बेगम ने भी साथ आगे बढ़ कहानी को हाथ से इशारे से तस्वीर लेने से रोका। उन्होंने जमात साहब से पैसे लेते इन दोनों पर वारे थे, जबकि उमर तो इन्हें आंखें फाड़े देखता रह गया। लो अब ले लो तस्वीर। इन दोनों पे से पैसे वाती व सदका गुल के हाथ में थमा गई थी और क्लिक के साथ इन दोनों की एक यादगार तस्वीर कैमरे की आंख से महफूज कर ली थी। उमर सबसे मिलता बगैर अपनी दुल्हन पर एक सरसरी नजर डाली अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि सब उसे जाता देखते रह गए। सोफिया बीजान से संजीदा अंदाज में इन्हें पुकारा। जी बीजान, उमर से बात करो, इसे समझाओ। बीजान ने उमर का मौजूदा रवैया देखते हुए सख्ती से कहा। जी आप फिक्र न करें, मैं बात करूंगी। सब निकाह की रस्म के बाद अपने अपने कमरों में आराम करने की नीयत से चल दिए, जबकि ईमान वही सोफे पर बैठी रहेगी। इसे किसी ने झूठे मुंह भी खाने को ना पूछा था और ना बताया था कि अब इसे कहाँ जाना था, उमर के कमरे में या गेस्ट रूम में या फिर घर से बाहर। गुल, इस लड़की को इसके कमरे में छोड़ आओ। सोफिया बेगम जाते जाते घूंघट की आड़ में छुपी ईमान को देखकर बोली और खुद भी आराम करने की नीयत से अपने कमरे में चल दी। जी। गुल ईमान को साथ लिए उमर के कमरे की तरफ बैठ गई। सुनो, ईमान ने झिझकते गुल को पुकारा। जी खाला, मेरा मतलब आंटी का कमरा कौन सा है? क्यों खैर से सवाल पूछा? वैसे ही पूछ लिया। ये वाला। गुल ने मामूली सा हाथ हिलाकर उमर के साथ वाले कमरे की तरफ इशारा किया। सुनो जी। गुल बेजारी से जी को लंबा करती बोली। क्या वो कमरे में है? ईमान ने परेशानी से पूछा। नहीं जी, लाइब्रेरी में है। आप रिलैक्स हो जाएं, मुश्किल से ही आपके पास आए। गुल की बात तो सच थी, वो भी खुद की कदर उमर की नज़र में जान चुकी थी, मगर फिर भी इसके अल्फाज दिल को चुभे थे। इसका इस तरह कहना ईमान को सख्त बुरा लगा था। गुल इसे कमरे में बिठाकर चली गई। ईमान ने झिझक का घूंघट उठाकर कमरा देखा। हैरत से इसकी आंखें खुली रह गई थी। मुकम्मल तौर पर इसकी ज़ाती पसंद से मुंसलिक कमरा सजा हुआ था। कमरे की डेकोर से लेकर पर्दे तक वो ईमान के पसंदीदा कमरा था। अगर ये कहा जाए कि ये इसका ड्रीम रूम था तो गलत ना होगा। दाखिली दरवाजे का साथ ड्रेसिंग कमरे के आगाज में जहाज़ी साइज बेड जिस पर वो बैठी थी, सामने बना वार्डरोब रूम जहाँ पर दाएं जानिब एक और दरवाज़ा था जो शायद वॉशरूम का था, जबकि कमरे के दाएं जानिब बेहतरीन पुशिश सोफ़ा सेट और इसके साथ पार लगा शीशे का ग्लास वॉल जहाँ सजी धजी बलकोनी दिखाई देती थी। सामने दीवार पर लगी उमर की संजीदा तस्वीर को नजर भर के देखने के बाद अचानक से वो बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर आ गई। साथ वाले कमरे में हल्की सी दस्तक दी, मगर जवाब मौसूल ना हुआ तो खुद ही अंदर दाखिल होगी। सोफिया बेगम जो कमरे में अकेली थी, सोते हुए अपने पाँव के करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो झट से आंखों से बाजू हटाकर देखा। पाँव से लिपटी वो सजी हुई दुल्हन जोरों से रो रही थी। सोफिया बेगम ने झटके से अपनी टांगे पीछे खींची। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था। इससे सोफिया बेगम ने अपने सामने रोती हुई ईमान को भरपूर नजर से देखा, जो फर्श पर बैठी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। इन्हें इसको यहाँ देखकर काफी हैरत हुई थी। उन्होंने इसके हसन पर आप पहली बार बखौर निगाह डाली थी और दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा। इन्हें यह एहसास हो चुका था कि हुस्न में वो इनके बेटे की टक्कर की थी, भरपूर जोड़ी थी इनके। अगर दोनों साथ बैठे तो यकीनन वो इनके बेटे के मुकाबले हसीन थी। अगर फ़र्क था तो वक्त और हालात का था, जो इससे इस वक्त मुख्तलिफ थे। खाला, ईमान के मुंह से टूटे-फूटे अल्फाज अदा होते, आई एम सॉरी प्लीज़। ईमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इनके बेटे से शादी करने पे माफ़ी मांगे या अपने माँ बाप की गुनाहों की या फिर अपने बाप की सफाकियत की। जब कुछ समझ ना आया तो किसी मुजरिम की तरह नजरें झुका ली। क्या कर रही हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। सोफिया बेगम ने जानबूझ कर ना चाहते हुए बेहिसी से कहा। असल में इनका दिल बुरी तरह से दुखा था। इसे ऐसे अपने नाकर्दा जुर्म की माफ़ी मांगते देख, मगर वो देखना चाहती थी ईमान के सब्र को। खाला, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, मुझे एहसास है जो आपके साथ हुआ। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। मैं चली जाऊँगी अगर आप कहेंगे, मैं बहुत दूर चली जाऊँगी, मगर मैं आपको निराश नहीं दे सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ईमान ने बेबसी से इनके सामने हाथ जोड़ दिए थे। अच्छा, कहाँ जाओगी? सोफिया बेगम ने इसके लज़रते हाथों को देखा। जहाँ आप कहेंगी, मगर आप मेरी वजह से खुद को तकलीफ़ ना दें प्लीज़। सोफिया को इस मासूम सी परी पर बेहद प्यार आया, जो इन्हें अपनी जैसी लगी थी। किसी को भी तकलीफ़ में देखना इसके बस की बात ना थी।
सोफ़िया बेगम भी ऐसी ही थी, सबके लिए मेहरबान दिल रखने वाली। इन्हें अपनी नई नवेली बहू में भी अपना अक्स नज़र आया, जो किसी मासूम बच्चे की तरह सू-सू करती सिसक कर रो रही थी और इनके गुनाहों की माफ़ी माँग रही थी, जिनका इससे कोई ताल्लुक ना था। ईमान की हालत देखते वो बिस्तर से नीचे उतर कर इसके सामने ज़मीन पर बैठ गई। ईमान ने हैरत से डुबडुबाई आँखों से इन्हें देखा। तुम्हें किसने कहा कि मैं तकलीफ़ में हूँ या तुम्हें यहाँ से भेजना चाहती हूँ? सोफ़िया बेगम को इस प्यारी सी लड़की पर शरीरी प्यार आ रहा था यहाँ, मगर खुद को कंपोज़ करते हुए सर लहजे में बोली, वो मैं इन दोनों का खून हूँ, मैं इन्हीं की औलाद हूँ, तो मुझे खुद से शर्म आती है। ईमान को समझ ना आई बात कैसे समझाए, मगर फिर भी सोफ़िया बेगम समझ चुकी थी कि वो क्या कह रही है। ईमान, यहाँ देखो मेरी तरफ। उन्होंने ईमान को थोड़ी सी थाम कर चेहरा ऊपर किया और इंतहाई प्यार से पुचकारा। सोफ़िया बेगम ने अब भरपूर मुस्कुराहट लिए इसे देखा। ऐसा नहीं ईमान, शुरू में मुझे तुम अच्छी नहीं लगी थी, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम इनकी थोड़ी हो, तुम तो मेरी हो। और बेजान ने भी बताया है कि इन सब ने तुमसे हर ताल्लुक ख़त्म कर दिया। अब जब इनका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर क्यों शर्मिंदा? और वैसे भी तुम मेरी बेटी हो और मैं अपनी बेटी से ऐसा क्यों करूँगी? हाँ, इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं आपकी बेटी हूँ? माँ ने हैरत से आँखें फाड़ कर इस औरत को देखा, जो बहुत बड़ा ज़र्फ़ रखती थी। हाँ, सिर्फ़ मेरी बेटी, आज से जैसे मुझे हानि वैसे ही तुम। सोफ़िया बेगम ने इसके गाल पर प्यार किया था। आई एम सॉरी जो उन्होंने आपके साथ किया। हाँ, जो हुआ इसकी माफ़ी वो माँगे जिन्होंने किया। मेरी बेटी क्यों शर्मिंदा हो? हाँ, सोफ़िया बेगम ने इसकी बात को बीच में टोका। उन्होंने महसूस किया था कि वो जमाल अहमद को अपना बाप तक कह नहीं पा रही थी, पुकार रही थी, और बस यही वो वक़्त था जब ईमान का दर्द टूटा था। इसे किसी ने बेटी बोला था, इसे माँ मिली थी जो शायद इसकी असल माँ से हज़ार गुना बेहतर थी। जिसकी दिली कैफ़ियत समझ गई थी, वो फूट-फूट कर रोते सोफ़िया बेगम से लिपट गई। उन्होंने इसे खुद में बेच लिया था। खालाजान, उन्होंने उन्होंने कहा मैं गरीब हूँ, मैं बदकिरदार हूँ। आज वो अपनी हाला से लिपटी हर गम हल्का करना चाहती थी। इसे कोई अपना मिला था, इसे माँ मिली थी, तब भी बड़े ईमान और हक़ से वो किसी छोटे बच्चे की तरह हिचकियाँ लेते इन्हें सब बता रही थी। मेरा बच्चा बस, इतना नहीं रोते, चुप शाबाश, वो गलीज़ वो खुद हैं, तुम तो बहुत पाक हो, बहुत मासूम मेरी जान। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी बेटी को आज के बाद कुछ कह सके। सोफ़िया बेगम ने इसके लरज़ते वजूद को खुद में समेटते हुए इसकी कमर से हिलाकर इसे पुरसुकून करना चाहा। इन्हें इस वक़्त जमाल के कहे अल्फ़ाज़ याद आए थे, वो आज भी नहीं बदला था। चलो बस, अब और नहीं, इन लोगों के लिए मैं तुम्हें रोता ना देखूँ जिनका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। चलो अपने कमरे में, उमर आता होगा। सोफ़िया बेगम चाहती थी वो खुद को सँभाले, क्योंकि जैसी हालत इसकी थी अनकरीब इन्हें लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी। वो नहीं आएँगे, मुझे पता है। ईमान ने कहते नज़रें झुका ली। क्यों नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। ना आया तो मैं देख लूँगी इसे। तुम चलो शाबाश। खाला, आपने मुझे दिल से कहा ना, बस कोई बात नहीं, वरना पिट जाओगे मेरे हाथों। अब इसे फिर से बात शुरू करते देख सोफ़िया बेगम ने हल्का सा डिपटा। आप मुझे मिली भी नहीं, देखा भी नहीं। ने कहा कि वो ईमान पहली बार बेबसी से हक़ के साथ इनसे शिकवा कर गई थी। इसके इस अंदाज़ में सोफ़िया बेगम भरपूर मुस्कुराईं। वो इसके लिए मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं नज़रें चुरा रही थी कि कहीं मेरी नज़र ही ना लग जाए। उन्होंने इसके माथे पर प्यार दिया और साथ लिए वापस इसके कमरे में बिठाई। आते वक़्त इसे चंद नसीहतें करके आई कि इनका बेटा अब इसके हवाले है, वो इस पर हक़ रखती है, वो अपनी जगह कभी ना छोड़े, हिम्मत से डटी रहे, तो वो एक दिन ज़रूर इसकी कदर करेगा, इसके हालात ज़रूर बदलेंगे। अब देखना ये था कि क्या वाक़ई ईमान उमर को बदल पाएगी, इसके दिल में अपना वही मकाम बना पाएगी जिसकी वो हकदार थी। रास्ता कठिन था, मगर नामुमकिन ना था। वो रोलिंग चेयर पर बैठा मुसलसल जू रहा था। इसके अंदाज से ज़ाहिर हो रहा था कि वो उलझन में है। मे आई कम इन? यस। एक शख्स ऑफिस में दाखिल हो रहा चलता हुआ इसकी मेज़ तक आया। हाँ भई, क्या खबर है ताज़ा? इस आदमी ने आने वाले को सवालिया नज़रों से देखा। सर, वो इस वक़्त उमर अहमद कमाल के घर पर है और शायद से निकाह करने वाली है। व्हाट? वो एकदम अपनी कुर्सी से उठता दहाड़ा था। ये खबर इसके लिए नाकाबिले तवक्का थी। ये उमर कहाँ से आ गया बीच में? जी सर, वो दोनों कज़न हैं और वो इस वक़्त महफूज़ हाथों में है। शट अप, जस्ट शट अप। साथ को इसके महफूज़ कहने पर शदीद गुस्सा आया था। वो जो मंसूबा बना रहा था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इसके तो वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था जो हो रहा था। बेशक एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक अल्लाह का होता है, और वो होता वही है जो अल्लाह चाहता है, मगर वो फ़िरऔन बना अना के आड़े आकर ये सब भूल बैठा था। इसे अच्छी तरह से मालूम था कि उमर अहमद पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था। कोई भी मंसूबा बनाना, इसे तकमील देना मुमकिन न था जब तक ईमान इसकी हिफाज़त में थी। तुम जाओ यहाँ से। इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। इसे लगा वो जंग शुरू करने से पहले ही हार गया था। जी सर, देख लूँगा मैं तुम्हें। ईमान अहमद, ऐसे नहीं जाने दूँगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं अपने शिकार के पीछे इतना पागल नहीं कि जल्दी कोई कदम लो। देखते हैं आगे क्या करना है। तुम अपने न्यू घर में थोड़ा एडजस्ट कर लो। पहले तुम्हें बड़ी मुश्किलात होंगी। वैसे भी बाज़ दफ़ा चेकमेट लगाने के लिए एक कदम पीछे लेना ही पड़ता है। वो हबासे से मुँह पर हाथ फेरता मुस्कुराता हुआ हुस्से हमकलाम था। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और वो रात के 2 बजे कमरे में दाखिल हुआ, जबकि ईमान 10 बजे से बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। सामने से अपने बिस्तर पर शरारा फैलाए बैठा देखकर इसके माथे पर हज़ारों बाल नमूनदार हुए थे। शिद्दत ज़ब्त से कनपटी की रगें ऊपर गई थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल तक गया और अपनी घड़ी उतार कर रखी और इसकी तरफ मुड़ता दोनों हाथ ड्रेसिंग
टेबल पर टिका स्पॉट था, सारी से देखने लगे जो कब से दुल्हन बनी बैठी इसके इंतजार में थी। ईमान ने भी दरवाजे पर आहट महसूस करते ही फौरन से घूंघट हिला लिया था। रात का 2 बज रहे थे और वह मुसलसल इसके इंतजार में थी। इसने सोफिया बेगम की बताई बातें हिफ्स कर ली थी। किसी ने सही कहा था, नेकी का दरिया में डाल। उमर ने बात का आगाज करते ही पहला तन छोड़ा। जानती हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी गलती नहीं की, इतनी बड़ी गलती तो कभी नहीं। मैंने इसकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, जैसे इसे बताना चाह रहा हो कि वो इसकी गलती है। नुमान जैसे घूंघट के पास इसका मध्यम सा अक्स दिखाई दे रहा था। इसके इस अंदाज को देखते इसकी आंखें भर आई थी। इसने तो कभी सोचा भी ना था कि ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा कि वो किसी की ऐसी दुल्हन बनेगी जैसे गलती कहेगा। यानी वो कह रहा था कि इससे शर्मिंदगी हो रही है इसकी मदद करके, वो पछता रहा था। किसी औरत के लिए यह एहसास हद दर्जा सख्त होता है कि जिसके नाम पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी कर दे, जिसके इंतज़ार में वो सच समय का बैठी हो, दिल में ढेरों अरमान हो वो कि वो आएगा, इसे मान बख्शेगा, इसे कहेगा कि वो इसके लिए बहुत आस है, इसके होने से इसे बहुत फ़र्क पड़ता है। मगर वो आते ही इसे इस बात के साथ हिला दे कि वो इसके लिए सिर्फ़ एक गलती है, तो वो औरत टूट जाती है। इसे खुद का वजूद भारी महसूस होता है। जिसे इसका शौहर ठुकरा दे ना, इस औरत की माशरे में भी इज़्ज़त नहीं करता। अगरचे इसे मालूम था इसकी शादी नॉर्मल हालात में नहीं हुई थी और ना ही वो उमर की पसंदीदा औरत थी, लेकिन फिर भी ईमान के लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल था। वो सोचती रही कि कब तक इसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी मदद करे करके जो ये एहसान किया गया था, वो अब इसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ रहा था। मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली गलती तुम्हें लिफ्ट देना थी, जो मुझे पर भारी पड़ी। उमर ने एक सर्द आ भरी और फिर बोला, मगर अब जो बोला इसने ईमान की रूह को छलनी कर दिया। दिल पर पहला वार हुआ जो शदीद किस्म का था। तुम्हें लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी। अगर मालूम होता कि तुम जमाल अहमद की बेटी हो तो कभी ना देता। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी। अगर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा भी था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिसका खून पहले ही इतना गंदा हो, ज़रा सा किसी के हत्थे चढ़ने से कोई हाथ फ़र्क नहीं पड़ जाना था। जिनके माँ बाप तुम लोगों के माँ बाप जैसे हो ना, इनकी औलाद के लिए ये तो आम सी बात है ना, है ना? सही कह रहा ना मैं? ईमान ने इंतहाई ज़ब्त से हाथों की मुट्ठियाँ बनाई थी। एक आंसू इसकी हालत पर मातम करता इसके गुलाबी गालों से फिसल गया था। इसे यकीन ना आया ये वही शख्स था जो इसे 2 दिन पहले इतने अच्छे से अखलाक से बात कर रहा था। बाय द वे गेट अप। वो चलता हुआ इसके करीब आया, झट से बात से पकड़कर बिस्तर से नीचे खड़ा कर डाला। ईमान ने बमुश्किल खुद को सँभाला था। ये मेरा बेड है और मैं यहाँ पर तुम्हारा वजूद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाकर सोफ़े पर सो। मन्नी से पीछे को झटका दिया। झटका इतना शदीद ना था, इसलिए वो जल्द संभल गई थी। और ये जाकर लिबास तब्दील करो, किसी गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कड़े तेवर लिए से हाथा पैर घूरा था। जी, ईमान जब्त करती हुई मुसलसल होंठों को दांतों तले कुचलती अलमारी की तरफ बढ़ी। उमर इसे जाता देख बिस्तर पर नींद दराज हो गया। ईमान ने एक अलमारी खोलकर देखी जिसमें सारे उमर के कपड़े थे। हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। इसकी ड्रेस कलेक्शन देखकर बेसाहते ईमान के जहन में ख्याल आया। फिर खुद को ख्यालों को झटकते हुए अलमारी का दूसरा हिस्सा देखा। इसी तरह सारी अलमारी छान मारी, मगर को अपना कोई ड्रेस ना मिला। शायद अनम रखना भूल गई थी। सुनिए, धीमी आवाज में इसके कानों से टकराई। आंखों से बादल हटाकर देखा तो वो सामने खड़ी उंगलियां मरोड़ी थी। बेचैनी चेहरे पर वाज़ह थी। क्या है? इंतहाई बेजारी से पूछा गया था। वो मेरे कपड़े तो नहीं है यहाँ पर, तो चेंज करना था मुझे। अमान ने कड़ी का किनारा पकड़कर लहराया था। तो मैं क्या करूँ? वो बेनियाज़ी क्या बेनियाज़ी थी अंदाज़ में। मैं ले आती हूँ, अनम भाभी ने रखे थे। वो हल्के कदम उठाती दरवाजे की जानिब। रुको, उमर ने पीछे से आवाज़ लगाई। अब आधी रात को इन्हें डिस्टर्ब करोगे, मैं लेकर आता हूँ। वो बिस्तर से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। ईमान भी हैरत से इसे देखती इसके पीछे चल दी। इस अलमारी की जानिब जाता देख दिल चाहा कि इसे बताए वो यहाँ देख चुकी है, मगर नहीं मिले इसे। लेकिन शर्म झिझक के बायस खामोश रही। उमर ने अपने इस्तेमालशुदा कपड़े, जिन्हें वो काफ़ी दफ़ा पहन चुका था मगर वो फिर भी अच्छी हालत में थे, निकाल कर ईमान की तरफ बढ़ाई। ये पहन लो। माँ ने हैरत से इसे देखा। पकड़ो, देख क्या रही हो? ईमान के कहने पर इसने खामोशी से थाम लिया। हाय अल्लाह, ये कितना फिल्मी सीन है। मैं इनके कपड़े पहनूंगी, इसने दिल ही दिल में कपड़ों के देखते कहा। दिल अचानक से बाग-बाग हुआ था। इसके चेहरे पर आती सरसरी और आंखों की चमक देखकर उमर ने आईब्रो हिचकाई। इसे समझ नहीं आया था कि वो एकदम से शर्माने क्यों लग गई है। फिर इसने इसके हाथ में पकड़े अपने कपड़े देखकर माजरा समझ गया था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत क्या, वैसे भी ये मुलाजिम को देने वाला था। तुम ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक ही बात है। चंद सेकंड में ईमान के चेहरे की मुस्कुराहट उड़ाते हुए वो दोबारा बिस्तर पर जाकर लेट गई। ईमान की आंखें फिर से अपनी तस्लील पर नम हो गई थी, मगर खामोशी से वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो शावर लेकर बाहर निकली तो सामने उमर बेड ग्राउंड से टेक लगाए लैपटॉप पर काम करता दिखाई दिया। उमर को इसकी नज़रों की तपश खुद पर महसूस हुई तो लैपटॉप से नज़रें उठाकर सरसरी सा देखने लगा। बस देखना था कि नज़रें वही जम गई। दिल ने दिमाग से गद्दारी करते फ़ौरन माशाल्लाह कहा। ईमान सामने खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। माँ उमर ने साथ पे बगैर झिझक किसी के दिल खोल कर इसे ताड़ा था। नज़रें हटने से इनकारी थी। वो सामने उमर की दी हुई इसके स्काई ब्लू स्वीट शर्ट और करीम रंग का खुला ट्राउज़र पहने खुले सीधे बालों के साथ खड़ी, दिल डुबा देने की तमाम हथियारों से लैस थी। उमर को इसका सरापा देकर अपना होश उड़ते महसूस हुए। इसने पहले कि वो मुकम्मल तौर पर इस पर हावी होती
और मैंने जल्दी से नज़रें वापस लैपटॉप पे गिरा ली। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। वो पानी पीना था मुझे, माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, मगर मुकाबिल ने बआसानी सब सुना। आहट ध्यान भी तो वहीं अटका हुआ था। इन गहरी काली आँखों ने फिर से इसे देखने की ख्वाहिश की, बेसाख्ता नज़र उठी और फिर से वहीं अटक गई। इस बार नज़रें सीधा ईमान के होठों पर जाकर रुकी। गुलाबी से भरे-भरे होठ जिन पर नमी थी, बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने फुर्सत से तराशी हो। उमर को अपनी सांसें बोझिल होती महसूस हुई, तो एक झटके से बिस्तर से उठा। मैं लाता हूँ पानी। उमर बगैर इसे देखे फ़ौरन कमरे से निकल गए। इसे इस वक़्त अपना वहाँ से भाग लेना ही बेहतर लगा। उफ़! ये क्या था? ईमान ने बेसाहता अपने दिल के मुकाम पर हाथ फेंका, जो ज़ोरों से भाजे जा रहा था। ऐसे क्यों देख रहे थे? ऐसा तो कभी नहीं महसूस हुआ मुझे। क्या मैं शरारत से ज़्यादा स्ट्रेस में प्यारी लग रही हूँ? वो चलती हुई ड्रेसिंग मिरर के सामने आई थी। सामने आईने में नज़र आता अपना देखा, वो पलकों में साकन हुई थी। ये मैं ही हूँ? इसने अपने चेहरे पर हैरानी से हाथ फिराया था। इससे ज़्यादा तो मैं दुल्हन बनी प्यारी लग रही थी। खुद को झूठी तसल्ली देने की कोशिश की, जबकि सच यही था कि वो इस वक़्त इसके लिबास में बिल्ला की पुरकशिश और ऐसी क्यूट लग रही थी, जैसे कोई मिस्री शहज़ादी और भूले से यहाँ निकल आई हो। ये अलग बात है कि ट्राउज़र खुला होने के बायस उसे बार-बार हाथ से खींचकर ऊपर को चढ़ाना पड़ रहा था। वो साथ झटकती बिस्तर से तकिया उठाती और सोफ़े पर जाकर लेट गई। दिल अभी भी ज़ोरों से धड़क रहा था। उमर ने कमरे से निकलते ही अपने घने सिल्की बालों में उँगलियाँ फँसाई। ये क्या था? मैं इतना बेखुद कैसे हो सकता हूँ? इंतहाई घटिया हरकत थी, मगर इतनी प्यारी क्यों लग रही थी? उफ़! क्या करूँ मैं? उससे सवाल करता, पानी करता, फिर दलाइल देता, इन्हें रद्द करता। वो ट्रांस की कैफियत में किचन तक आया और झाग में पानी भरने लगा। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगा, होपफुली आपको नावल पसंद आ रहेगा, होपफुली आपको मेरी वॉइस भी पसंद आ रही होगी। अगर आप चैनल पे न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि नेक्स्ट देख रहे हैं कि ईमान के साथ होता है क्या है। क्या उमर कभी जान पाएगा कि ईमान वही लड़की है जिसे इसने पार्किंग एरिया में देखा था, जिसके लिए वो बेचैन हुआ था? क्या ये वही लड़की है जिसके लिए वो पहली बार खुद से बाई के मुँह से मजनू लफ़्ज़ सुन के बेचैन हुआ था? क्या ये स्टोरी कैसा रूप लेने वाली है? क्या इन दोनों की लव स्टोरी किस हद तक जाने वाली है? आई एम सुपर एक्साइटिंग टू रीडिंग इट। तो बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या नहीं होता। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।